नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। खबर विशेष के साथ मैं हूं कुंदन जमार। एक बार फिर से जगमग होगी अयोध्या। जी हां, अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाया जाएगा। दीपोत्सव को दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। खुद सीएम योगी इसकी निगरानी कर रहे हैं। सरयू तट पर इस बार 5 लाख से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की भव्य तैयारी। लाखों दीपों से जगमग होगी रामनगरी। मंदिर के शिलान्यास के बाद पहला दीपोत्सव। इस साल का दीपोत्सव है बेहद खास। अब की बार दिव्य और भव्य होगा दीपो उत्सव। अयोध्या में इस बार दीपावली के मौके पर होने वाला दीपो उत्सव बेहद खास होने वाला है। अब की बार रामनगरी में दीपो उत्सव दिव्य और भव्य होगा। सरयू नदी के घाट लाखों दिए से जगमगाएंगे, क्योंकि इस बार राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार दीपोत्सव मनाया जाएगा। लिहाजा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपोत्सव को लेकर रामनगरी में भी खासा उत्साह है। ऊर्जा से ये दिव्य छटा सचमुच कण कण राममय है और इस प्रकाश का आलोक जैसे पूरे वातावरण में फैल रहा है। 5.5 लाख से ऊपर दीप जला है और इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। जिस प्रकार विगत पिछले वर्ष में झांकी और भगवान की कलाकृति और रामायण से जुड़ा हुआ, रामचरितमानस से जुड़ा हुआ विभिन्न कलाकारों के द्वारा सुसज्जित मंचन, जो ये 3 किलोमीटर का जो हो साकेत डिग्री कॉलेज से और नया घाट राम की पैदी तक, जो यह कला का प्रदर्शन, कला का मंचन जिस प्रकार होता है वो भी होगा। कोरोना की वजह से इस बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे आयोजन को भव्य बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके साक्षी होने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ पिछले साल सरयू तट पर 4.5 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों से बात की और प्रेजेंटेशन को भी देखा। बड़ा चैलेंज है हम लोगों को कि हम लोगों को भव्य भी करना है इसको, और साथ ही साथ जो है कम से कम भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम लोग को दिए इस हिसाब से अधिक रहेंगे। इस बार आपने देखा है कि राम की पैड़ी आगे बढ़ गई है और काफ़ी उधर भी अच्छा नया घाट वाले पुल के दूसरी तरफ भी काफ़ी राम की पैड़ी का विस्तार हो चुका है। तो इस बार दिया का एरिया जो है काफ़ी अधिक रहेगा। दीपावली का त्योहार प्रभु राम की वन से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। त्रेता युग में प्रभु राम 14 साल बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे और इस बार सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। लिहाजा हर तरफ लोगों के दिलों में उत्साह और आस्था पूरे चरम पर है। टीम न्यूज स्टेट। अभूतपूर्व दृश्य का अलौकिक। रामनगरी अयोध्या में 12 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना काल में होने वाले चौथे दीपोत्सव में सीएम योगी भी शामिल होंगे। अयोध्या में सरयू नदी के घाट एक बार फिर दीपों से जगमग होने जा रहे हैं। भगवान राम के धाम पर 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच दीपोत्सव का चौथा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों से शुरू कर दी गई है। दीपोत्सव कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी हिस्सा लेंगे। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में इसको धूमधाम से मनाना का कार्यक्रम है। साथ ही साथ क्योंकि कोविड का भी चल रहा है, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ कम से कम भीड़ के अंदर इसको कितना भव्य बनाया जा सकता है। शासन की और माननीय मुख्यमंत्री की यही मंशा है कि इसको अच्छा से भी कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हमारे कोरोना में कोई दिक्कत ना हो। कोरोना काल के बीच आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव में प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसीलिए दीपोत्सव के कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं।
दीपोत्सव के एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम कथा पार्क में आयोजित राम राज्याभिषेक कार्यक्रम में केवल 200 लोग ही शामिल होंगे। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी राम की पैड़ी पर दीपों का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। सरयू के घाट को 6 लाख दीपों से सजाया जाएगा। हर साल की तरह जो 3 दिन का होता है, तो इस बार भी 3 दिन प्रोग्राम रहेगा। मेन प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को रहेगा और झांकियाँ इत्यादि कार्यक्रम 12 तारीख को रहेगा और 11 तारीख से तैयारी शुरू हो जाएगी। दिया का एरिया जो है काफ़ी अधिक रहेगा और निश्चित तौर से इस बार भी हर साल की तरह एक नया प्रोग्राम रहेगा जो पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा। वो भी अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा रहेगा। पिछले 3 साल से अयोध्या में हर बार दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को राजकीय मेले का दर्जा भी मिल चुका है, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते दीपोत्सव में कम लोग ही नजर आएंगे। लेकिन माहौल हर बार की तरह राममय होने जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अयोध्या में एक बार फिर से भव्य और दिव्य दीपावली की तैयारियां हैं। इस बार पिछले साल के मुकाबले और भी जगमग ज्यादा दिए करते हुए दिखाई देंगे। हर बार एक नया रिकॉर्ड अयोध्या में बनाया जाता है और अगले साल उसे तोड़ने की जो तैयारी पहले और दूसरे साल से मुख्यमंत्री ने की है, योगी सरकार ने की है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश इस बार फिर से की जाएगी। अनिल यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अनिल, हर बार हम देखते हैं कि अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड बनता है इस साल और उसी रिकॉर्ड को अगले साल तोड़ने की कोशिश में योगी सरकार दिखाई देने लगती है। एक बार फिर से वही कोशिश है? बिल्कुल, देखिए ये विश्व रिकॉर्ड हो चुका है सबसे ज़्यादा दीप एक साथ जलाने का और ये यूपी की एक पहचान बन चुकी है। अगर हम कहें कि ये जो दीपोत्सव होता है अयोध्या में, इसकी गूंज जो है, उसकी चमक जो है देश के कोने कोने तक पहुंच गई। इसको देखने के लिए अब टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। हालांकि इस बार कोविड के चलते लोगों की भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है दीपोत्सव को पूरी तरह से सेलिब्रेट करने में और जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है पिछले 3 सालों में, वही चमक इस बार भी रहेगी और जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियाँ भी शुरू कर दी है। हालांकि बस मायूसी यही रहेगी कि लोगों की भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन इस बार भी पिछली बार से भी ज़्यादा दीप इस बार प्रज्वलित करने की योजना है और इस बार तो राम की पैड़ी का विस्तार भी हो गया है, तो इसका जो दीपोत्सव उसका विस्तार भी देखने को मिलेगा। और जिला प्रशासन ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। बजट की कोई कमी नहीं है। देखिए, योगी सरकार की ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसीलिए इसमें जो बजट है वो दिल खोल कर सरकार देती है, उसमें कोई कंजूसी नहीं होती है। सरकार की मंशा यही है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए यूपी के एक बड़े इवेंट के रूप में, जो हर साल होता है और इसको देखने के लिए आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए और अयोध्या का वही रुतबा हो जो जम्मू में वैष्णो देवी का है या महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा का है या साउथ में बालाजी का है। तो उसी लेवल पर, उसी टक्कर में अयोध्या को एस्टेब्लिश करने की सरकार की योजना है। उसी के अंतर्गत ये तमाम बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं और जिन्हें अयोध्या की एक पहचान के रूप में स्थापित करने की सरकार की योजना है, जिससे कि टूरिज्म में इजाफा हो और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, धार्मिक पर्यटक हैं, वो अयोध्या का भी रुख करें। बिल्कुल, लेकिन ये बता दीजिए जल्दी से अनिल कि इसे भव्य और दिव्य एक बार फिर से बनाने की कोशिश होगी। पिछले बार के मुकाबले इस बार और ज़्यादा दिए जलाने की एक साथ रिकॉर्ड बनाने की फिर से कोशिश होगी, लेकिन आम लोगों की मौजूदगी को लेकर के क्या सरकार ने कुछ तय किया है? क्योंकि इस बार तो खास होगी दिवाली, क्योंकि प्रभु राम अस्थाई मंदिर में विराजमान है। अभी वहां पे दर्शन जाके कर सकते हैं लोग और अस्थाई मंदिर अब बन रहा है। तो इस बार की दिवाली तो बेहद खास है, लेकिन क्या उसमें कोरोना गाइडलाइन के नाम पर लोगों के वो वहां जाने से रोका जा सकता है क्या? देखिए, रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी भी जाते हैं, तो जो पर्यटक हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो तो आ रहे हैं, उन पे किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अपने आप में ही भीड़ कम हो गई है। पहले के मुकाबले लोग अब कम आ रहे हैं, लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं, अपने घरों में ही हैं, क्योंकि कोविड की महामारी के चलते हर जगह भीड़ कम हुई है। लखनऊ में भी हम देख रहे हैं नवरात्र में मंदिरों में भीड़ नहीं दिखती है। तो उसी तरह से भीड़ लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जितनी भीड़ के लिए जाना जाता है अयोध्या दीपोत्सव के समय, उतनी भीड़ नहीं होगी। हालांकि किसी तरह की लोगों को रोकने की बात नहीं कही गई है, लेकिन जो लोग आएंगे उन्हें कोविड
प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही होगा, दूरी बनाकर रखनी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा और एक जगह जमा होने से बचना होगा। और लोग खुद भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, लोग खुद जागरूक हैं, कहीं भीड़ नहीं लगा रहे हैं। तो हमें भी इंतजार करना होगा कि जब ये कोविड काल खत्म हो जाए, भीड़ तब आएगी, लेकिन भीड़ की परवाह जिला प्रशासन को नहीं है, लोग आए चाहे ना आए। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, हर साल की तरह इस बार भी दीपोत्सव को भव्य और बड़ा बनाने के लिए। तो अयोध्या जिला प्रशासन और योगी सरकार एक बार फिर से अयोध्या की दिवाली को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर बार की तस्वीर आपने देखी होगी, पिछले 3 साल से खास तस्वीरें अयोध्या से जब सामने आती है तो वो दिव्य एहसास होता है जब प्रभु राम अयोध्या में लौट करके आए थे। शुक्रिया अनिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। ठंड की शुरुआत होते ही एक बार फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। हवा की क्वालिटी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये जानलेवा भी हो सकता है। हवा में घुल रहा जहर सांसों पर भारी पड़ रहा है और ये धीरे धीरे जानलेवा साबित हो रहा है। हवा में जहर मौत का चौथा बड़ा कारण है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एक साल में वायु प्रदूषण की वजह से 1,16,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुनिया में 5 लाख बच्चों की मौत जहरीली हवा से हुई है। वायु प्रदूषण असामयिक मौत का चौथा बड़ा कारण है। दुनिया भर में पिछले साल प्रदूषण से 66,07,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली हवा का दिल और फेफड़ों की बीमारियों से स्पष्ट संबंध है। ऐसे में ये कोरोना वायरस के खतरनाक प्रभाव को बढ़ा सकता है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन कोरोना भी बढ़ा रहा है और जो यंग बच्चे हैं, न्यूनेट्स हैं, नवजात शिशु हैं या उसके बाद जो टीनेजर हैं, उसके पहले के बच्चे हैं या ओल्ड एज वाले हैं जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, COPD है, उनके लिए ये दमघोटू वातावरण हो गया है। ये जो हवा में आप सांस ले रहे हैं उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट जुड़ रहे हैं, कोविड वायरस जुड़ गया है। प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। धूल के कारण है या और जो गैसें निकलती है इंडस्ट्री से या कहीं से भी, उसके कारण जो कण होते हैं वो सस्पेंडेड पोजीशन में रहते हैं, निलंबित अवस्था में रहते हैं। तो उसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। यूपी में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती करने पर विचार चल रहा है। IIT के रिटायर्ड प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा सकता है। इन विशेषज्ञों को ई-वेस्ट का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी प्रदूषण बोर्ड के इस प्रस्ताव को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन आंकड़ों से साफ है कि अगर हवा में प्रदूषण का असर कम नहीं हुआ तो ये एक बड़े खतरे को न्योता दे सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो दिल्ली एनसीआर में हालत बेहद ख़राब है। आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ी तरीके से किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए खासी परेशानी है। दिल और फेफड़ों के मरीज़ की हालत तो ऐसे में ज़्यादा ख़राब हो जाती है। निखिल का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे लेकिन लखनऊ का हाल बता दीजिए, क्योंकि इस मौसम में लखनऊ और आसपास के इलाकों की जो सेहत है, हवा की सेहत है, वो ख़राब हो जाती है और फिर आम लोगों की सेहत ख़राब होती है। बिल्कुल, कुछ दिन लखनऊ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से AQI लेवल 200 के पार जा चुका है और ये बेहद गंभीर है लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ जो है निर्माणाधीन शहर है। ऐसे में तमाम तरफ कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, वो भी उसकी डस्ट से भी परेशानी है। उसके साथ ही जो वाहन है, डीजल चलित वाहन है, उनकी भी संख्या लखनऊ में बहुत है। तो इसी वजह से पोल्यूशन का जो AQI लेवल है लखनऊ में वो 200 के पार पहुंच चुका है। आमतौर पे इस मौसम में इतना पोल्यूशन नहीं होता, खास करके कोविड काल में तो पोल्यूशन से बड़ी राहत थी, लेकिन एक बार फिर प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है। खास करके जो लखनऊ का लालबाग इलाका है, ये हर बार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में, प्रदूषित इलाकों में रहता है। लालबाग, ऐशबाग, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी है। अब लखनऊ के और इलाकों में तो उतनी परेशानी महसूस अभी
नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह के हालात हैं ये बेहद डरावने हैं। आने वाले समय में स्थितियाँ और बिगड़ेंगी। अभी तक की अगर बात करें प्रशासन की कार्रवाई की, तो जिस तरह से हर बार जब पोल्यूशन की स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासनिक अमला तैयारियों में लग जाता है, वो इस बार बिल्कुल नहीं दिख रही है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही हैं जहां से खूब डस्ट उड़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। और इसके साथ ही जो डीजल चलित वाहन है उनको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई अभियान नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से लगातार ये वाहन दौड़ रहे हैं सड़कों पर और जहरीला धुआं उगल रहे हैं, जिसकी वजह से अब समस्या बढ़ती जा रही है। और यही हालत रही तो कुछ दिनों में लखनऊ में सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। हालांकि वैसे ही पहले स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि जो पोल्यूशन की स्थिति है लखनऊ में, ऐसे में बुजुर्गों को घर से बाहर कम से कम निकले तो बहुत सुबह के वक्त खास करके ग्रीनरी वाले एरिया में निकले, तो ये बहुत बड़ी समस्या अब लखनऊ में खड़ी हो रही है। जी, मास्क तो बेहद ज़रूरी है, न सिर्फ कोविड से बचने के लिए बल्कि इस मौसम में मास्क बेहद ज़रूरी हो जाता है पोल्यूशन से बचने के लिए भी, क्योंकि सीधे जो जहर है वो हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। हमारे साथ निखिल बने हुए हैं, आगे भी बातचीत करेंगे। नोएडा का हाल हम आपको बताते हैं। दरअसल नोएडा में भी हवा का स्तर लगातार ख़राब हो रहा है। अथॉरिटी तमाम दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हवा में स्मॉग बढ़ने से कई इलाकों में धुंध की सफ़ेद चादर सुबह के वक्त दिखाई दे रही थी। ये आप ठंड वाली फॉग मत समझिए, इसे ये स्मॉग है जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और ये हमारे फेफड़ों में पहुंच करके हमें बहुत बीमार कर सकता है। सहित नोएडा में भी हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। तस्वीरें आज सुबह भी इस तरह की हैं कि पूरे शहर में आपको धुंध की एक सफ़ेद चादर दिखाई पड़ेगी। अक्टूबर का ये महीना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जनवरी की ठंड हो और शहर पर फॉग ही फॉग हो, लेकिन ये फॉग नहीं, स्मॉग है। और लगातार जो हवा की क्वालिटी है, AQI है, वो ख़राब होता जा रहा है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर AQI की बात करें तो लगभग 370 के पार जा चुका है। नोएडा की हम बात करें तो वहाँ पर AQI 360 के आसपास है। मतलब हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है। शासन प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, नोएडा अथॉरिटी हो चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, हर रोज़ प्रेस रिलीज़ जारी करता है और ये बातें बताता है कि आज दिन भर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या काम किए गए। कल भी जो रिलीज़ है उसमें कहा गया कि नोएडा अथॉरिटी ने पूरे दिन 113 किलोमीटर से ज़्यादा के रास्ते पर पानी का छिड़काव किया और कई लोगों का जुर्माना किया गया है लाखों रुपए का। नाइट में भी, मतलब रात में भी पानी का छिड़काव किया गया। ऐसे दावे, ऐसे बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस वक्त प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूँ। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर और जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा ट्रैफिक आता था दिखाई पड़ रहा होगा। ऑफिस का ये टाइम है, लेकिन शनिवार का ये दिन है, उसके बावजूद ट्रैफिक यहाँ पर आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कहीं भी किसी भी अथॉरिटी की कोई गाड़ी पानी का छिड़काव करते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। तमाम कोशिशें और कवायद की जा रही हैं, लेकिन तमाम कोशिशों का असर ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग में बदलाव करें, क्योंकि उनकी इस छोटी सी गलती की वजह से पूरे शहर की हवा ख़राब हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। तो दिल्ली NCR का हाल बताने के लिए मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। मनीष, ग्राफ लागू है पूरे दिल्ली NCR के रीजन में। इन सब के बीच मौसम विभाग ने भी कल कहा था कि अगले 2 दिनों के दौरान हवा चलेगी और बादल भी छाए रहेंगे। ऐसी स्थिति बनेगी तो और भी दमघोटू हवा हो जाएगी। दरअसल प्लानिंग का जिक्र हर बार इस मौसम में हम लोग करते हैं। प्लानिंग पहले से करनी होगी और सबसे पहले तो पराली जलने से रोकना होगा, जो रुकते भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए कुंदन, नोएडा के साथ ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि नोएडा में कहीं भी पराली जलाने की समस्या गंभीर रूप से देखी नहीं जाती है। थोड़ी बहुत ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम मात्रा में किसान कभी कभी पराली जला देता है। कल दनकौर में कुछ किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कहने का मतलब यह है कि ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के पास या फिर किसी भी अथॉरिटी के पास, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्यों ना हो, उनके पास एक मौका होता है कि वो जो बाकी समस्याएं हैं उन पर काम कर सके शुरू से, और उसके बाद जो समस्या है उसको हल कर सके। लेकिन हो क्या रहा है आप जब समझिए, जो तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई, दरअसल जब भी कहीं पर धूल उड़ती है तो सीधा रास्ता है कि आप वहाँ पर पानी का छिड़काव करिए, ताकि जो मिट्टी है, वो जो धूल है वो बैठ जाए और जब ट्रैफिक वहाँ से गुजरे तो वो धूल मिट्टी उड़े ना। हो क्या रहा है,
जब पीक आवर्स का ट्रैफिक है, यानी कि सुबह का जो ट्रैफिक है, उसके बाद दोपहर के वक्त अथॉरिटी छिड़काव करने के लिए पहुंचती है। शाम को जब वो ट्रैफिक वापस उस रास्ते पे आना है, उस वक्त कोई छिड़काव नहीं है और आपके दोपहर का पानी सूख चुका है। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त सड़क पर ट्रैफिक है, उसके पहले आपको छिड़काव करना है। जब ट्रैफिक वहाँ से निकलना है, उसके कम से कम आधे घंटे में छिड़काव करना है, ताकि वहाँ की जो मिट्टी है, जो धूल है, वो नीचे बैठ जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। दिन में आप निकलते हैं छिड़काव करने के लिए पानी का, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक पीक आवर्स के वक्त धूल को आप नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तब तक आप चाहे 100 किलोमीटर में छिड़काव करते रहिए, चाहे 500 किलोमीटर पार कर लीजिए, कोई फायदा इसका होने वाला नहीं है। स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी कमी यहाँ पर अथॉरिटीज की देखी जा रही है। नोएडा में फिर भी कहीं ना कहीं छिड़काव आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट चले जाइए, ऐसा लगता है कि वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हिस्सा ही नहीं है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा है। वहाँ पर रोड पर, सड़कों पर जो ट्रक हैं, भारी वाहन हैं जो कि धूल उड़ाते हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन वहाँ पर भी आपको कहीं भी छिड़काव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ग्रैप लागू कर देने से, सिर्फ ये नियम बना देने से कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, ट्रैफिक पुलिस को भी सख्त होना पड़ेगा। हमने देखा है, आज भी मैं दफ्तर आ रहा था तो कुछ डंपर मेरे आगे चल रहे थे, वो शायद रेत और बजरी अनलोड करके आ रहे थे उससे, लेकिन फिर भी धूल उड़ रही थी लगातार, उसके अंदर से धूल उड़ रही थी, धूल मिट्टी गिर रही थी, रेत बजरी का हिस्सा गिर रहा था पूरी सड़क पर और वो लगातार फिर हवा में जा रहा था। तो ट्रैफिक पुलिस को भी सख्ती दिखानी होगी। ऐसे वाहनों पर जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रीन कपड़े से आधे हिस्से को ढकने से भी काम नहीं चलेगा। तो दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली होती जा रही है। गाजियाबाद और नोएडा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हो रहे निर्माण कार्यों ने प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा दिया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बेखौफ होकर जलाई जा रही पराली से प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। गाजियाबाद में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आसमान में स्मोक छा चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। हम रोड पर खड़े रहते हैं, आंखों में जलन, चेहरे पर मुरझाई, ये धूल धुआं सब, इससे थोड़ी आंखों पे भी रोशनी पे फर्क पड़ रहा है, कम भी दिखने लगा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन रात काम चल रहा है। रैपिड रेल के जरिए बनाए जा रहे प्रोजेक्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इन कंस्ट्रक्शन साइट से उठने वाली धूल ने शहर की फिजा में जहर घोलने का काम किया है। नगर निगम की साइटों पर भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिन रात खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। इसके अलावा डीजल के वाहनों ने स्थिति को और विकट बना दिया है। ये समस्या जो है प्राइवेट व्हीकल्स में कम, रोडवेज की व्हीकल जरूर जो दूर की होती हैं, वो डीजल व्हीकल होती हैं, वो सीएनजी से यहाँ से गोरखपुर या इलाहाबाद, प्रयागराज या वाराणसी, इन सब जगहों पर जाने वाली जो रोडवेज की बसें होती हैं, व्हीकल्स जितनी हैं वो 10 साल के नीचे की होती हैं और उनका प्रदूषण की जाँच आईएम द्वारा कराया जाता है। मुरादाबाद के खेतों में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। अधिकारियों की नाक के नीचे नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। मुरादाबाद में AQI इंडेक्स 300 के पास पहुंच गया है। हालांकि अधिकारी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में जो है टोटल 4 घटनाएं प्रकाशित हुई थी। जो 2 घटनाएं पराली जलने की हुई, उसमें किसानों पर 2,500 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वो 1 हेक्टेयर से कम एरिया के क्षेत्र जले हुए थे। मुरादाबाद की AQI इस समय बढ़ी हुई है, लगभग 300 के आसपास विगत कई दिनों से जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में ये दिक्कत यहाँ पे रहती है, जिसके लिए कई सारे उपाय करे जाते हैं जो वर्तमान में करे जा रहे हैं। हर साल की तरह एनसीआर में प्रदूषण की समस्या एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। अगर वक्त रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना काल के बीच हालात विकराल रूप ले सकते हैं। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा और मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।